यस। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में और शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल बन गया है। आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज सीएनबीसी आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। चलिए अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हम है देश की बुलंद आवाज 52.4% के साथ सीएनबीसी आवाज है देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल। मार्केट आवर्स के दौरान आवाज का मार्केट शेयर 57.3%, मेगा सिटीज में भी 67.7% मार्केट शेयर के साथ आवाज का डंका। इस प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग, निफ्टी पहली बार 22,500 के पार बंद। एचडीएफसी ने भरा बाजार में जोश, आईटी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में खरीदारी। फार्मा मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। बुलियन में बुल रन जारी, एमसीएक्स पर 70,200 के पार निकला सोने का अप्रैल वायदा। 79,600 के पार निकली चांदी। कॉमेक्स पर भी सोना $2300 के पार। चुनावी गर्मी के बीच कांग्रेस में भागम भाग जारी। बॉक्सर विजेंद्र के बाद अब गौरव वल्लभ ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए। संजय निरुपम भी कांग्रेस से बाहर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। उत्तर से दक्षिण तक कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव और मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा नामांकन। पीएम मोदी की अगुवाई में बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद। जमुई में दोहराया 400 पार का नारा। इधर मथुरा में गरजे सीएम योगी। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की बादशाहत की। जी हां, सीएनबीसी आवाज ही देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है। देश की बुलंद आवाज है सीएनबीसी आवाज। आज आए ताजा टीआरपी आंकड़ों से ये फिर से साबित हो गया है। 52.4% के साथ सीएनबीसी आवाज है देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल। मार्केट आवर्स के दौरान आवाज का मार्केट शेयर 57.3% है। बात करें मेगा सिटीज की तो यहां 67.7% मार्केट शेयर के साथ आवाज का डंका बज रहा है। इस प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। यह आपके बिना मुमकिन नहीं हो सकता। तो आवाज को नंबर 1 बनाने में किस तरह आवाज की पूरी टीम ने मेहनत की है और किस तरह से आप दर्शकों ने दिया है हमारा साथ, इस पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बात की है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा ने। देखिए अनुज, नंबर्स की बात है, भरोसा तो हमेशा से ही है और आंकड़े थोड़े से फेरबदल में जरूर आए हैं, लेकिन नंबर 1 पायदान वापस हासिल हुआ। सुमित, देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही, नंबर्स आते जाते रहते हैं, भरोसे की बात। हम हैं देश का सबसे भरोसेमंद बिजनेस चैनल। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं तो पिछले 6 महीने में इतना ट्रैवल किया अक्रॉस इंडिया, और जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मुझे प्यार मिला है दर्शकों से, जो एक सुबह सुबह उठकर जो सुबह 7 बजे से एक सीएनबीसी आवाज़ लोगों के यहाँ चलता है, और जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ब्लाइंडली जो एक ट्रस्ट फैक्टर, आज की डेट में एक ब्लाइंड ट्रस्ट फैक्टर जो है सीएनबीसी आवाज़ पर, ये रेटिंग्स वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब ये रेटिंग्स आई थी तब मैंने ये बात की थी कि अब हम नंबर 1 है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस सिटीज़, अक्रॉस टाइम बैंड। अब हम नंबर 1 है। मेगा सिटीज़ में तो हम काफ़ी टाइम से नंबर 1 थे, अक्रॉस इंडिया और पूरे टाइम बैंड्स में। और अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ये बाग का ऑफिशियल डेटा है, बाग का ये ऑफिशियल डेटा है, और इसमें कोई काट छांट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑफिशियल नंबर है ये। हम नंबर 1 हैं
और अक्रॉस द टाइम बैंड्स और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टाइम बैंड्स हैं उसमें भी हम नंबर 1 है। अक्रॉस मार्केट ओपनिंग, चाहे 8 से 9 बजे का टाइम हो, 7 से 8 का टाइम हो, 2 से 3 का टाइम हो, जो प्राइम बैंड्स हैं उसमें भी हम नंबर 1 है। तो दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अब हम ना, हमारा जो एक प्रण है कि यहाँ से क्रेडिबिलिटी को बना के रखना है। देखिए नंबर्स जैसे कहते हैं ना, आपको अपना काम करना है, बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए। हम अपना बस काम करेंगे और बाकी नंबर्स, आप लोगों का प्यार रहा तो नंबर्स ना सिर्फ ये रहेंगे बल्कि इससे भी आगे नंबर बढ़ेंगे हमारे, ठीक है। तो इसके लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का, सबसे ऊपर आप हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पैनल जिसने हमारी इतनी मदद की, और हमारे बाकी गेस्ट, कॉर्पोरेट गेस्ट जो हमारे चैनल पर रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे सब लोग जो इस चैनल को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर तरफ सीएनबीसी आवाज की धूम दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। निफ्टी पहली बार 22,500 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 74,228 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 80 अंक चढ़कर 22,515 पर बंद हुआ है। चलिए मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं आज मार्केट की हाइलाइट्स क्या रही? देखिए आज भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव तो जरूर देखने को मिला, लेकिन एक बढ़िया रफ्तार बनी रही आज पूरे दिन बैंक्स की, खासतौर से निफ्टी बैंक जो कि एक अच्छी तेजी के अंदर रहा। और निफ्टी बैंक में भी पूरा दारोमदार रहा एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक्स पे। एचडीएफसी बैंक के Q4 अपडेट आए, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आए और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी पहली बार 22,500 के पार आज पहुंचा भी और बंद भी होता हुआ दिखाई पड़ा, और 350 अंकों के आसपास तेजी सेंसेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया निफ्टी बैंक को। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप सपोर्टिव थे। आईटी, बैंकिंग, ऑटो, ये कुछ और स्टॉक सेक्टर थे जो कि अच्छी तेजी के साथ मार्केट में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया दिन, जबकि मार्केट्स के अंदर खरीदारी थी और रिकॉर्ड स्तरों पर जाके मार्केट्स पहुंचते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बाजार में उतार चढ़ाव पर व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया का कहना है कि आने वाले समय में निवेशक आईटी में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे सरकारी बैंकों की कंपनियों पर बुलिश हैं। हम लोगों का जो व्यू है वो किस तरीके से जाहिर होता है कि भाई कंसिस्टेंटली हम लोग आईटी में कम से कम इक्वल वेट, बेंचमार्क के आसपास इक्वल वेट या थोड़ा उसके आगे। और दूसरा है क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखेंगे तो आईटी एक्सपोजर तो है, कंसिस्टेंटली धीमे धीमे सबको ऐड करना चाहिए एक्चुअली स्पीकिंग, दैट इज अवर व्यू। लेकिन ये बात मैं कह दूं कि भाई पिछले 3-6 महीने से तो इस तरीके का मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट ऐसा बिलीफ है कि मौका बनेगा इस साल और आगे जाकर के आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जनरली स्पीकिंग हम लोगों का रुख पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक के ऊपर रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लंबे अरसे में अगर आप देखेंगे तो हम लोग सिलेक्टिव रहे, बॉटम अप रहे। और अगर आप पीएसयू बैंक्स की तरफ देखें तो काफी आगे जाकर के जो भी अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स पिकअप होने की आशा है, उम्मीद है, क्रेडिट साइकिल बरकरार रहने की और स्पीड पकड़ने की उम्मीद है। सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए हैं। एमसीएक्स पर सोना 70,000 तो चांदी 79,600 के पार निकल गई है। क्या है कारण और कहां तक चढ़ सकते हैं ये दाम, इस पर ज्यादा जानकारी अब लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी ये बताएं, जो ये रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है सोने चांदी के दाम में, क्या कारण है और आगे कहां तक ये दाम चढ़ सकते हैं? ऑल टाइम हाईज और जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है ना, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। पता है मार्केट में लोग ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड हम एक वेल्थ के तौर पे देखते हैं, एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड करेंसी के तौर पर देखते हैं, और जिस तरह से $50-60 की तेजी रोज सोने में लग रही है, और आज एक्चुअली 8वां ऐसा दिन है जब हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनते हुए सोने में देखे हैं। तो थोड़ा सा स्पंजस में बाजार यहाँ पर जरूर है, क्योंकि इन लेवल्स पे एब्सोल्युटली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, ETF में नेट इनफ्लोज हैं, शॉर्ट कवरिंग्स भी यहाँ पर होते हुए नजर आई हैं, और पेपर गोल्ड में खरीदारी बहुत ज्यादा है। फिजिकल गोल्ड की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा बायर्स एज ऑफ नाउ नहीं
नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग बेचने भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से और तेजी सोने में देखने को मिल पाएगी। अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात की जाए तो उनके टारगेट्स ऑफकोर्स $2300 के थे, हमने $2320 ऑलरेडी आता हुआ देखा है, तो उन्होंने भी अपने टारगेट्स यहाँ से बढ़ाए हैं। तो $2400, $2500, $2700 पर आउंस तक के भी लेवल्स यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। और बाजार को ओवरऑल ऐसा लगता है कि 2024 और 2025 ये दोनों साल सोने के लिए काफी अच्छे रहेंगे। जो एक बड़ी मुनाफा वसूली आएगी वो 2025 के अंत तक यहाँ पर आएगी। ये तो बात हुई सोने की। और जहां तक चांदी की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव $27 पर हैं, जो कि 26 महीने का हाईज है, लेकिन भारतीय बाजारों में चांदी के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाईज पे हैं, ऑलमोस्ट 80,000 रुपए प्रति किलो। यहाँ पे भी बाजार मांग रहा है कि सोने में इतनी ज़्यादा तेज़ी हम ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो चांदी में आएगी, क्योंकि सोना भी चढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी तेज़ी है, और सिल्वर उसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ले सकती है। तो शॉर्ट करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फिजिकल में खरीदारी करना चाहते हैं तो सोने चांदी का सारे प्राइसेस अच्छे हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस होकर करना चाहिए। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया है चुनावी महासंग्राम की खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग मची हुई है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी से नेताओं का पलायन भी जारी है। आज कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। कुछ ही घंटों बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। गौरव वल्लभ के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जिस तरह दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। तीसरा मुद्दा जो मैंने अपने पत्र में लिखा कि राम मंदिर का न्योता मिला और न्योता मिलने के बाद आप वापस लिखते हो कि हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज दिस? अरे 2 महीने से ज़्यादा हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। आपने पहले कहा कि साहब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इवेंट है। अरे 2 महीने में तो इवेंट कोई नहीं था, क्यों नहीं जाते आप? इधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी उठापटक मची हुई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज चल रहे संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी के लिए संजय निरुपम को 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। निरुपम का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से खुद इस्तीफा दिया है, उसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लिया। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए हैं और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो कांग्रेस में मची भागम भाग पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, ये बताएं कि कांग्रेस में एक के बाद एक नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, क्या वजह आप समझ पा रही हैं?
देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालात उतनी अच्छी नहीं है और जब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता इस बात को लेके चिंतित है क्या वो लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या टैली रहेगा, क्या बीजेपी उन पर हावी रहेगी, और इसके अलावा जो इंडिया फ्रंट अलायंस है, जो उनके जो घटक दल है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बात करें या आम आदमी की बात करें, क्या उनका प्रदर्शन कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं जाहिर तौर पर, और क्योंकि ये चिंता है इसलिए उनमें एक राय नहीं हो पा रही है कि जो स्ट्रैटेजी हम लेके आगे चल रहे हैं उस स्ट्रैटेजी से पर हम कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी जैसे गौरव भल्लव, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2 ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेके काफ़ी मतभेद है पार्टी के भीतर। सनातन धर्म वाला मुद्दा, उस पर काफ़ी दिनों तक कांग्रेस चुप रही और इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। जब कांग्रेस ने ये तय किया कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उसमें भी इस बात को लेकर चिंता थी। दूसरी बात, चौकीदार चोर है वाले तर्ज पे जब इस बार फिर से कांग्रेस ने अभियान चलाया है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, उसमें बहुत लोगों का मानना ये है कि ये फिर से एक रणनीति है जो उनके लिए शायद काम नहीं कर पाएगी। शुक्रिया पल्लवी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस में चुनाव से पहले क्यों मची है भागम भाग, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करके महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। नामांकन से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और मंदिर में पूजा अर्चना की। हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया। बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया है। पप्पू यादव की लाख कोशिश के बाद भी आरजेडी ने ये सीट नहीं छोड़ी है और इसके बाद अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के विकास के लिए वो काम करेंगे। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना, और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता है, कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया, सीमांचल, कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। वहीं आज केसी वेणुगोपाल ने भी केरल के अलपुजा में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल पहले से ही राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, मगर फिर भी कांग्रेस ने वेणुगोपाल को लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। दरअसल केरल के अलपुजा से 2009 से 2019 तक लगातार केसी वेणुगोपाल ने जीत हासिल की है। इस सीट से 2019 का चुनाव नहीं लड़ा गया था, जिसके बाद कांग्रेस के हाथ से ये सीट फिसल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। जमुई में पीएम मोदी 400 पार का नारा दोहराते हुए चुनावी हुंकार भरते दिखाई दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल का काम सिर्फ ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। उन्होंने रोड शो भी किया। राजीव चंद्रशेखर के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां मौजूद रहे। राजीव चंद्रशेखर को भाजपा ने तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट दिया है। चंद्रशेखर का मुकाबला कांग्रेस के शशि थरूर और सीपीआई के पनियन रविंद्रन से है। शशि थरूर ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर जीत दर्ज कर रहे हैं। इधर बंगलुरु दक्षिण सीट से तेजस्वी सूर्या ने भी अपना पर्चा भरा। नामांकन से पहले तेजस्वी सूर्या के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत प्रचार के दौरान पूरे मूड में दिखाई दी। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें अखंड भारत दिया है। उन्होंने हमें सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराया है। चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं देंगे और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, न्यूटन से लेके न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से लेकर हर जगह जो है हमारी गीता से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से प्रेरित होकर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, उसी भारत को भटकाया जा रहा है। वहीं मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी ने अपना नामांकन भर दिया है। हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान उनके बड़े भाई आर के चक्रवर्ती और समधी विपिन बोहरा भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक राजेश चौधरी और पूरन प्रकाश भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद रहे। हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा सीट से नामांकन भरा है। वो 2014 से लगातार इसी सीट से बीजेपी से सांसद हैं। तो हेमा मालिनी से हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और जिसमें आपको लेकर जिस तरीके से विपक्षी नेता और खास करके कांग्रेस के नेताओं की तरफ से टिप्पणी आई, पुरजोर तरीके से उनका जवाब दिया मुख्यमंत्री ने और आपका बहुत तेजी से यहाँ पर सपोर्ट भी किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता इतने स्ट्रांग है, इतने समझदार हैं कि उन्होंने जो विपक्ष के लोगों ने जो भी कहा उसका उन्होंने क्लैरिफाई किया। एंड मातृशक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान देती है इसके विषय में बताया। हमारे दूसरे पार्टी वाले सबको सीखना चाहिए हमारे पार्टी से इस विषय को। मैम, जब आपकी स्पीच यहाँ पर चल रही थी तो सबसे ज्यादा जो है जनता ने ताली बजाए यमुना की सफाई को लेकर। जैसे ही यमुना का आपने जिक्र किया तो सबसे ज्यादा लोगों ने ताली बजाया। हाँ जी, क्योंकि वो बहुत सालों से इससे गुजर रहे हैं कि ये गंदा पानी आ रहा है ना यमुना में। यमुना इज सच ए ब्यूटीफुल रिवर। तो मेरा तो एकदम मन किया, कल भी मैंने यमुना का पूजा करके ही यहाँ पे नामांकन के लिए मैं आई। सो वी ऑल प्रे फॉर दिस। यमुना के लिए हम चाहते हैं शुद्ध हो जाए। ये दिल्ली से आ रहा है ये पानी, तो दिल्ली सरकार में जाकर थोड़ा दबाव डालेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जयंत चौधरी आपके पास में है, बीजेपी के सपोर्ट में है। पहली बार आप चुनाव लड़ी थी 2014 में, तो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जयंत चौधरी को आपने हराया था। हाँ जी, उस वक्त डेफिनेटली दैट टाइम उस वक्त हराया था उससे। लेकिन उससे पहले मैंने वो जो हमारे साथी थे उनको मैंने उनका समर्थन में मैंने जाके कैंपेन भी किया। अभी नाउ टुडे दिस टाइम ही इज विद अस। तो कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी अलग हो जाते हैं, कभी फिर मिल जाते हैं। बट इट इज वेरी नाइस। अच्छी बात है कि वो हमारे साथ हैं आज। मैम, हालांकि पॉलिटिक्स में आप तो कई सालों से है, 2004 में ज्वाइन किया था, 1999 में आप विनोद खन्ना जी के चुनाव प्रचार में गुरदासपुर पहुंची थी, जिसमें आपने वहाँ पे कुछ डायलॉग मारे थे और इसके बाद बहुत तेजी से लोगों ने शोर भी मचाया था, उत्साह भी था वहाँ पे और बहुत मजबूत तरीके से वहाँ पर विनोद खन्ना जी की जीत भी हुई थी। 2014 और 2024 उसमें अब क्या फ़र्क मानती हैं आपकी पॉलिटिक्स में?
बहुत बदलाव आया, हमारी पार्टी जो है कहाँ से कहाँ अभी पहुँच गया है। तो मैं बहुत साल पहले से इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारी पार्टी देश का सबसे बड़ी पार्टी है ये, और उसमें कितने लोगों का परिश्रम है, कितने लोगों ने तप किया है, तब जाके ये पार्टी आज इतनी बड़ी है। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सिंसियर लीडर लोगों का साथ है। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट सो मेनी ऑफ देम, एवरीबॉडी। अभी लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने पूरा चेंज कराया, पूरा कैसे पूरे जनता, पूरे देश के लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके इस पार्टी को ऊपर लेकर आए हैं। इधर हेमा मालिनी को लेकर अपने एक बयान से कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला निशाने पर आ गए हैं। पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं हंगामा मचने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने सफाई भी दी है। सुनिए क्या है उनका बयान। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। वहीं आज मथुरा की रैली में सीएम योगी भी गरजे। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये राधा रानी की भूमि है। सीएम योगी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरी आबादी आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि कांग्रेस राजनीति करने लायक नहीं बचेगी। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा। राहुल गांधी और उनकी राजनीति की बातें अक्सर होती है, लेकिन राहुल गांधी का सरोकार सिर्फ देश की राजनीति से नहीं है। राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। उनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ खास है, कौन से शेयर्स उन्हें पसंद है और रिटर्न के मामले में वो कहां खड़े हैं, उनके पोर्टफोलियो का सारा डिटेल लेकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं यतिन मोहता। तो यतिन, ये बताएं कि क्या राजनीति की तरह राहुल गांधी निवेश में भी एग्रेसिव है या फिर निवेश में वो डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं? वायनाड से जो एफिडेविट राहुल गांधी जी ने भरा उसके डेटा के मुताबिक बहुत सारा इंटरेस्ट उनका शेयर बाजार में दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी की है। ऑब्वियसली अगर हम उनके एफिडेविट से देखें तो बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं। और रिटर्न्स की बात करें तो राहुल ने जो है रैली मिस कर दी, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है, अगर अज्यूम करें सारे के सारे स्टॉक्स एक साल के लिए होल्ड किए थे तो 28% का केवल रिटर्न जनरेट हुआ, जबकि निफ्टी में 30% और मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस में लगभग 65 से 80% तक का रिटर्न आपको आता हुआ नजर पड़ा। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे डिफेंसिव स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, निफ्टी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है, 75% इनका निवेश जो है निफ्टी 50 कंपनीज में से है और इनके पोर्टफोलियो में 11 निफ्टी के टॉप नॉच कंपनीज दिखाई पड़ती हैं। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ईयर टू डेट अप्रैल महीने तक इनका जो रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो लगभग 2% नेगेटिव है। अगर हम पोर्टफोलियो का ब्रेकअप देखें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया है शेयर्स और स्टॉक्स में वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का है और कुल निवेश इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स लगभग 8.25 करोड़ रुपए के आसपास का दिखाई पड़ता है। देखते हैं राहुल गांधी जी के फेवरेट स्टॉक्स और टॉप 10 होल्डिंग्स। पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स में इनका निवेश है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स जैसे HUL, ICICI बैंक, फ्रंटलाइन कंपनीज, दिवीज लैबोरेटरीज और LTI माइंडट्री जैसे काउंटर्स में भी इन्होंने अपने पैसे लगाए हैं। अगर हम बात करें अदानीज और अंबानीज की, जो राहुल गांधी जी का फेवरेट टॉपिक है, एक भी शेयर उनका ना रिलायंस ग्रुप का है, ना एक शेयर वो अदानी ग्रुप का होल्ड करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात
किसी भी टाइप के PSU शेयर्स में राहुल गांधी का निवेश नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश बैलेंस की बात करें तो लगभग 26 लाख रुपए बैंक में है और जो पोस्टल सेविंग्स हैं और PPF अकाउंट्स हैं इनमें लगभग 61.5 लाख रुपए राहुल गांधी जी के खाते में दिखाई पड़ते हैं। चलिए, बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आपका स्वागत है। अब बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की, जहां पायलट की कमी और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यही नहीं, इसकी वजह से कई रूट्स के किराए भी बढ़ गए हैं। तो विस्तारा के मामले की वजह से यात्रियों को होने वाली दिक्कतों की पूरी कहानी समझते हैं अब रोहन सिंह से। तो रोहन, सबसे पहले ये बताएं कि जो सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, आज करीब 15 उड़ानें विस्तारा की प्रभावित हुई, या तो कैंसिल हुई या फिर देरी से चल रही हैं। कल के मुकाबले ये संख्या काफ़ी कम है, लेकिन ये जो समस्या है विस्तारा में फ्लाइट का, वो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी विस्तारा के मैनेजमेंट और पायलट्स के बीच, वो एक तरह से बेनतीजा रही थी। मैनेजमेंट ने रोस्टरिंग पर पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो डाल दिया था, जबकि पायलट्स का कहना है उनका जो मुख्य मुद्दा है सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। बहरहाल इन सब की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो यात्रियों को करने पड़ रहा है, क्योंकि हालांकि विस्तारा का कहना है कि वो कैंसिल हुई फ्लाइट्स में यात्रियों को फुल रिफंड का ऑप्शन दे रही है, लेकिन वो यात्री जिन्हें किसी इमरजेंसी में कहीं जाना है या लास्ट मोमेंट पे उन्हें किसी दोबारा से बुकिंग करवानी पड़ रही है, उन्हें कई गुना ज्यादा पैसे देकर बुकिंग करवानी पड़ रही है। और ये जो गुस्सा है पूरी तरह से सोशल मीडिया पर यात्रियों की तरफ से दिया जा रहा है। और DGCA का इस बारे में कहना है कि वो इस पर नजर बनाए रखे हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो यात्रियों को रिफंड है उसकी प्रक्रिया को तेज किया जाए, लेकिन जिनको लास्ट मोमेंट पे कहीं इमरजेंसी में जाना है उनके लिए ये कोई समाधान नहीं है। तो रोहन, ये जो संकट है फिलहाल अभी समता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विस्तारा संकट के बीच में गर्मियों की छुट्टियों का सीजन है, तो क्या ऐसे में माना जाए कि दूसरे रूट्स पे अगर जो किराए की बात की जा रही है वो आसमान छूते हुए दिखाई दे सकते हैं? जी, हम आपको बता दें कि लगभग एक दिन में विस्तारा 300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं और पिछले पूरे हफ्ते की बात करें हर दिन औसतन 50 फ्लाइट्स उनकी प्रभावित हुई थी। गर्मी की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो ऐसे में असर साफ दिख रहा है कई सारे रूट्स पर। जो मुख्य रूट्स हैं वहां पर जहां पे विस्तारा ऑपरेट करती है, फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से थोड़ा सा जो कीमतों में इजाफा है वो देखने को मिला है। मसलन दिल्ली मुंबई रूट की बात करें तो छोटा सा 5% का इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली श्रीनगर की बात करें तो वहां पे 30% का आपको इजाफा देखने मिल सकता है। सबसे ज्यादा अगर मुंबई और चंडीगढ़ की बात करें लगभग 40% का वहां पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो स्पॉट फेयर यानी कि जो आप 24 घंटे पहले बुक कराते हैं, लास्ट मोमेंट पे किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, वैसे फेयर में खासी जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु कोलकाता में भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम वे रूट जहां पे विस्तारा ऑपरेट करती है और जहां पे कैंसिलेशन देखने को मिला है वहां आपको थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिलेगा। और अगर ये संकट सॉल्व नहीं होता है तो आने वाले दिनों में एटलीस्ट अगले एक हफ्ते में जो कीमतें हैं वो बढ़ी नजर आएंगी आपको। शुक्रिया रोहन इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। तो आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम इसी पर करेंगे चर्चा कि विस्तारा एयरलाइंस का जो अंदरूनी विवाद है, इसकी गाज उन यात्रियों पर गिर रही है जिन्होंने विस्तारा का एयर टिकट लिया है। आखिर क्यों एयर ट्रैवलर्स के पक्ष में नहीं है नियम कानून, इसी पर आज होगी कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा शाम 5:57 पर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुंबईकर्स को सौगात मिली है। कल्याण में शहर का सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क खुला है। 13 फरवरी को सीएम एकनाथ शिंदे ने इसका उद्घाटन भी किया था, जिसके बाद इसकी चर्चा अब हर जगह देखने को मिल रही है। देखिए हमारी संवाददाता शालू प्रिया की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा शहर है जो कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है, लेकिन इसी गगनचुंबी इमारतों के बीच में इस चकाचौंध भरी लाइफ में एक ऐसी जगह भी है जहां हम और आप जैसे लोग सुकून के 2 पल बिता सकते हैं, ताज़ी और ठंडी हवा ले सकते हैं और सैर सपाटे का आनंद भी उठा सकते हैं। मैं बात कर रही हूं कल्याण सेंट्रल पार्क के बारे में, जो मुंबई का दूसरा और सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्क में लोगों के लिए इतना खास क्या है। ये नज़ारा है 25 एकड़ में फैले कल्याण सेंट्रल पार्क का। पार्क को बनाया है SKDCL यानी स्मार्ट कल्याण डोंबिवली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और इसके रखरखाव का जिम्मा है KDMC यानी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का।
टिकट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी और एंट्री के लिए 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक प्राइसिंग तय की गई है। इसमें बहुत सारी भारतीय प्रजाति के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और 25 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन, यहाँ पे ग्रीनरी एरिया है, बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे वो विश्राम ले सके लोग और उनको घूमने के लिए कहीं पे भी दिक्कत न हो। रात को आप देखोगे 5 से 9 बजे तक का जो खुला हुआ टाइम है उसमें अगर वो जो लाइटनिंग सिस्टम है और जो वॉल पे हम स्क्रीनिंग करते हैं वो स्क्रीनिंग का अगर कोई उन्होंने देख लिया तो उसकी ब्यूटी अलग ही दिखती है। नेचर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। सेरगाह, आर्टिफिशियल झील, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक से लेकर एम्फी थिएटर तक आपको पार्क में मिल जाएगा। ओल्ड एज पीपल है उनके लिए ना वॉकिंग के लिए अच्छा है, बिकॉज आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो ऐसे गार्डन एक तो बहुत कम है कल्याण में। एंड ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा है। इवन चिल्ड्रन जो आजकल ना पार्क से थोड़ा दूर जाते हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे रहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेटर ऑप्शन है ये। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस पार्क में पेड़ों की 1200 से ऊपर प्रजातियां हैं, जिसमें लाल, पीली और नीली गुलमोहर, अमलतास, रेन ट्री, फाउंटेन ट्री, इंडियन कॉर्क ट्री, जामुन, सफेद सेमर, सप्तपर्णी, नीम जैसे पेड़ पौधों और फूलों का दीदार आप कर सकते हैं। साथ ही पार्क वाल्धुनी नदी के करीब है, जिसके दायरे में रिटेंशन वॉल बनाया गया है जो वाटर लॉगिंग से सुरक्षित रखता है। वहीं बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया के साथ बाइक स्प्रिंग राइडर, ट्विस्टी क्लाइंबर, जंगल जिम काया जैसे कई मजेदार झूले भी हैं। यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ खेला, ब्लैक होल खेला, झूला कुछ देखा, सीसॉ देखा। यहाँ पे वहाँ पे जाके कुछ किए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की यहाँ पे। बच्चों और महिलाओं के अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बुजुर्गों और दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। दिव्यांगों की आवाजाही के लिए स्टैम्प्ड कंक्रीट रास्ता और रैंप की सुविधा पार्क में उपलब्ध है। मेरे को ये सब कुछ अच्छा लगा है। छोटे बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है इधर खेलने में। कल्याण में जो भी पार्क वगैरह कोई नहीं था, तो जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि वॉकिंग की ज़रूरत है, तो रोड पर चलना बहुत ही मुश्किल है। आज का ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है तो रोड पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, प्लस इसके साथ साथ पोल्यूशन होता है। ये पार्क क्या पोल्यूशन फ्री है और बिना किसी डर भय के कोई भी किसी भी एज का आदमी चल सकता है। पार्क में शाम के समय होने वाला वाटर शो और स्क्रीन वॉल प्रोजेक्शन यहाँ आकर्षण का केंद्र है। रंग बिरंगी लाइट्स और म्यूजिक से सजा ये शो देखते ही बनता है। रात की लाइटिंग यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। तो अगली बार आप मुंबई में हो या मुंबई आने की सोच रहे हो तो एक बार कल्याण सेंट्रल पार्क जरूर विजिट करें। शालू प्रिया, CNBC आवाज। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया। CNBC आवाज को नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल बनाने के लिए आगे भी आप हमें यूं ही अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।